कई बार मार्केट में ये डिबेट होती है कि आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर, आई एम अ ग्रोथ इन्वेस्टर। जी। और जैसे बफेट ने हमेशा कहा है कि बोथ वैल्यू एंड ग्रोथ अ पार्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। अजीत जी, आपका एक्सपीरियंस इतना रिच है, इतने साल से आप कर रहे हैं, तो आपने क्या ये देखा है कि आपकी होल्डिंग पीरियड टिपिकली एक स्टॉक में रिड्यूस होती जा रही है? आइडिया कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट बट आइडिया डिस्कार्डिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वेलकम बैक टू दिस फेस टू फेस ग्लोबल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज, और हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी, यूएस से। ही इज अ हेज फंड मैनेजर फ्रॉम इंडिया, एन आईआईटीएन, एंड आई एम कैलकाटा ग्रेजुएट हु वेंट टू यूएस, came back to India for some interim and again in US, and he is managing quite a large money as a fund manager. मैंने राजीव जी से रिक्वेस्ट की है कि हिंदी में बात करेंगे, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हिंदी बोली है, तो माई एक्साइटमेंट टू इंटरेक्ट विथ हिम हैज़ गॉन अप मोर. So Rajiv sir, in this video, we are going to talk about your strategy, how you look at market, how do you invest for long term, and how we should, as a normal investor, look at equity investing. You guys are big guys managing big capital, but आम आदमी के पास इतना कैपिटल नहीं होता है. तो मेरा डिस्कशन विल बी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स देम, दैट व्हाट वुड यू लाइक टू गाइड देम इफ एट ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट. म्यूचुअल फंड वगैरह तो सब सही है, बट अगर मुझे डायरेक्ट इक्विटी करना है तो आपका स्ट्रैटेजी, आपका जो फ्रेमवर्क है, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ फॉर सम वेल्थ क्रिएशन. राजीव सर. ग्रेट, थैंक यू विवेक जी फॉर हैविंग मी। बहुत मैंने जैसे आपसे कहा, बहुत ही बढ़िया आपका प्रोग्राम है, बहुत अच्छे गेस्ट लाते हो आप, और बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे। और ये जो आप एजुकेशन दे रहे हैं अपने ऑडियंस को, दैट्स अमेजिंग। तो आप जैसे बोले, मैंने थोड़े से प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी बनाई हैं, यदि वो आप बोले तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ, या पहले हम कन्वर्सेशन करेंगे फिर हम स्लाइड्स पे आ जाएंगे। आप बताइए जैसे आई आप। थिंक प्रेजेंटेशन को बेस कर लेते हैं, और व्हाइल यू स्पीक मेरे क्वेश्चंस अपने आप नेचुरली निकलते हैं एज अ लर्नर. तो ठीक है, शेयर द स्क्रीन एंड वी कैन स्टार्ट. ठीक है, परफेक्ट। आपको स्क्रीन ठीक से दिख रहा है? Yes, I can see. What a चलिए beautiful ठीक। name, Durdashi India. That's a I need to start. You need to start with this. Why Durdashi India? हाँ, नहीं, दैट्स फैंटास्टिक दैट यू पिक दिस अप। देखिए, दूरदर्शी मेरे हिसाब से इज फार साइटेड, दूर देखने वाला। और हमारा इसका मल्टीपल मीनिंग था कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दूर मींस लॉन्ग और फार। और Okay. दूरदर्शी ऑल्सो मेंट कि somebody who can see in the future, थोड़ा दूर का देख पाए। तो जी. वो वाला थॉट प्रोसेस था। और हमारे हमेशा से हमारा फंड का या मेरा प्रोसेस ये रहा है कि भाई थोड़ा लंबा सोचो, बिकॉज यदि आप लंबा सोचोगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो मार्केट इग्नोर कर रहा है। और मार्केट काफी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म सोचता है, 3 मंथ्स टू 1 ईयर सोचता है। यदि आप कुछ साल आगे सोच सकते हो तो वो आपको एक एडवांटेज देगा। और वही फिलॉसफी के चलते ये नाम भी रखा फिर हमने। और काफी हिंदी नेम है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब भी मैं किसी को बोलता हूँ एंड दे आर क्यूरियस, फर्स्ट क्वेश्चन इज जो विवेक जी आपने पूछा कि भाई ये दूरदर्शी क्यों रखा आपने नाम, और इंडिया फंड बिकॉज हम इंडिया में फोकस करते हैं। तो हमारा मेन फोकस और या प्राइमरी फोकस इज इंडिया, इंडियन इक्विटीज, तो इसलिए दूरदर्शी इंडिया फंड। लवली. दूरदर्शी से एक इंडियन जो आपके फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है वो समझ जाएगा, और इंडिया से कोई फॉरेनर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है वो समझ जाएगा. तो इट्स अ गुड स्ट्रेटेजिक नेम यू हैव चूजन. हाँ, एज इट टर्न्स आउट इट हैज बीन अ गुड स्ट्रेटजी, बट इनिशियली तो हमने इतना सोचा नहीं था। हमने कहा भाई ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग आवर फिलोसफी। एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. चलिए, तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि मैं हेज फंड चलाता हूं। तो ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ये लर्निंग पर्पस के लिए है। हम यहाँ पे जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो विवेक जी के प्रोग्राम के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप कहीं और यूज करना चाहें तो प्लीज हमसे एक बार कांटेक्ट कर लें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये मिस रिप्रेजेंट हो कहीं पे। जी. कुछ भी चीजें जो भी मैं बताऊंगा थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग हो सकती हैं। बहुत ज्यादा रिलायंस मैं चाहूंगा आपके जो व्यूअर्स हैं उस पर ना डालें।
जो भी हम सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे, हमने कुछ एक दो केस स्टडीज डाली हैं यहाँ पे। मैं कहूंगा कि हम बायस्ड हैं उस बारे में, तो आप ये मत सोचिए कि ये अच्छी हैं। कुछ भी हो सकता है, हम कभी भी इनको बेच सकते हैं, तो आप कोई इस पे रिलायंस ना डालें कि हम उसको कंटिन्यू होल्ड करेंगे। और लास्टली, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ भी आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। दिस इज ओनली फॉर नॉलेज। तो यदि किसी को फंड में आना है तो उसके लिए हमारी सेपरेट प्रोसेस होगी, जो हम यहाँ बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ओनली फॉर नॉलेज शेयरिंग पर्पसेस, ठीक जी। है। बस तो एक और अब मैं मैं एक और ऐड मैं कर देता हूँ सर इसमें कि मेरा और आपके साथ में कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, ना मैंने पैसे दिए ना मैंने आपसे लिए, तो इट्स जस्ट अ प्रो बोनो एक्टिविटी वी बोथ आर डूइंग। सर कंटिन्यू। करेक्ट। और मैं एक चीज जो मैंने शायद बोली, पर मैं फिर से रिपीट कर दूं कि विवेक जी का प्रोग्राम मैंने सुना है, बहुत अलग अलग बहुत ही अमेजिंग स्पीकर्स लाते हैं वो, और बहुत ही नॉलेजेबल है। तो आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग इज ग्रेट फॉर द होल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, बिकॉज हम एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ सकते हैं। कोई किसी को भी पूरी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होती है। मैं अपनी शेयर करूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो मैं नॉट ओनली अपनी फिलोसफी बोल रहा हूं, बट बाय सीइंग माय फिलोसफी एंड लर्निंग फ्रॉम व्हाट ही एंड हिज गेस्ट हैव शेयर्ड, आई हैव बिकम अ बेटर इन्वेस्टर, एंड दैट इज द गोल। हम सभी का यही गोल है कि हम और कैसे इंप्रूव करें, बिकॉज इन्वेस्टिंग में आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो। यू आर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग और यू आर गोइंग डाउन, सो वी नीड टू इंप्रूव। तो एब्सोल्युटली। विवेक जी आप बताइए, मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू जाता जाऊं एक एक यस सर। करके, और आप क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? यस। चलिए, ठीक है। तो लेट अस कम नाउ टू द इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कैसे ये हमारी अप्रोच इवॉल्व हुई है ओवर टाइम। जी। सो जो हमारी अप्रोच है वो क्लियरली हैज बीन हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय बफेट एंड मकर। और जो बफेट की अप्रोच है वो है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, है ना। वैल्यू इन्वेस्टिंग मींस यू बाय समथिंग एट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू वैल्यू, राइट, एंड यू होल्ड ऑन एज लॉन्ग एज यू थिंक देयर इज एनफ वैल्यू इन द स्टॉक। हम्म। लेकिन क्या होता है कि कई बार मार्केट में ये डिबेट होती है कि आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर, आई एम अ ग्रोथ इन्वेस्टर। जी। और जैसे बफेट ने हमेशा कहा है कि बोथ वैल्यू एंड ग्रोथ अ पार्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो अच्छा। अब आप उसको कैसे दोनों को मैरी करोगे सो दैट यू गेट गुड रिटर्न्स ओवर टाइम। तो हमने, और देखिए इसमें कोई एक अप्रोच जरूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, तो मैं वो नहीं कह रहा हूं। तो हमने क्या किया है, वैल्यू और ग्रोथ को मैरी करने के लिए ये अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रेमवर्क अप्रोच निकाली है। ओके। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि आज हम कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, मान लीजिए, राइट, ठीक है। हम उसको फिर प्रोजेक्ट करते हैं कुछ साल आउट, कि आप डिसाइड कर लो कितने साल, 2 साल, 3 साल। और जितना हमें विजिबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर बिजनेस की, हम्म। हो सकता है कि हमें 2 साल की विजिबिलिटी हो। हम कभी भी 10 साल नहीं प्रोजेक्ट करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम इज कि 10 साल इंडिया में मार्केट इज सो डायनेमिक, थिंग्स चेंज ऑल द टाइम। तो हम्म। हम, अनलाइक इन द यूएस जहां कई लोग कहते हैं कि भाई सेक्युलर कंपनी है ये, तो हमेशा ही अच्छा करेगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि फ्रैंकली इवन 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हम्म। पर इंडिया में तो आई डेफिनेटली फील कि वो नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि कुछ साल आगे का सोचते हैं और बोलते हैं कि यदि ये बिजनेस हमारे हिसाब से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से ग्रो करेगा, तो क्या बिजनेस जनरेट कर रहा है कुछ साल बाद। और यदि नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स के बेसिस पे हम नॉर्मलाइज्ड उसको वैल्यू करें, तो क्या इसकी वैल्यू हो सकती है कुछ साल बाद। ओके। हम आज की वैल्यू देखते हैं, कुछ साल बाद की वैल्यू देखते हैं, और हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या रिटर्न होगा बिटवीन टुडे टू till when we will hold that business. So that is the ओके। expected return, which is the formula that I have given, which is dividend plus the price at the end of our holding period minus the price at the beginning upon the price. So ये हमारा total return है। तो प्राइस एट द एंड ऑफ होल्डिंग पीरियड, सॉरी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और हो सकता है कुछ बिल्कुल, प्लीज। बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चंस पूछूंगा। हाँ प्राइस हाँ एट द एंड ऑफ होल्डिंग पीरियड ये हम आज कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, नहीं तो आप क्या करते हो, मान लो आप कह रहे हो कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से HDFC बैंक में, जी। ठीक है। आप कह रहे हो HDFC बैंक की अर्निंग्स आज की डेट में है 100 रुपीज अ शेयर, ठीक है। ठीक है। और देयरफॉर 15 टाइम्स अर्निंग्स अप्लाई कर रहे हो, तो देयरफॉर द प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ HDFC बैंक इज 1500 रुपीज, ठीक है। ठीक है। आप कहते हो कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस इज अ 15% ग्रोअर, ठीक है। ठीक है। तो अब आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि 15% ग्रोअर है। आप देखोगे कि उसमें कहीं डाइल्यूशन होगा कि नहीं शेयर काउंट में, लेट्स से, एंड देन यू विल से कि भाई आफ्टर 2 इयर्स आई थिंक द अर्निंग्स पर शेयर शुड बी लेट्स से 130 रुपीज। अच्छा।
ठीक है। अब आप कहोगे कि whether 15 is the right valuation, 20 is the right valuation, 10 is the right valuation. राइट। On that, I'm simplifying जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो जी उसको। जी जी। और आप बोलोगे कि आज जो 1500 है, मान लो मैंने 130 उसकी अर्निंग्स पर शेयर निकाली, एंड मान लो मैं कहता हूं कि भाई ऐसा है, इसकी वैल्यूएशन तो 10 टाइम्स ही होनी चाहिए। जी ठीक है। तो वो जो 1500 आज शेयर प्राइस है, उसकी 1300 ही शेयर प्राइस बचेगी 2 साल बाद, जी जी है ना। प्लस उसमें आप डिविडेंड ऐड कर लो कुछ, जी जो भी आएगा। तो अब आप बोलोगे इसका मेरा कितना रिटर्न आ रहा है 2 साल की होल्डिंग में, है ना। तो दैट इज अ टोटल रिटर्न। अब आप उसको सीएजीआर में कर लो, अच्छा। कन्वर्ट। ठीक है ना। इसका क्या एडवांटेज है कि आप सारे जो भी स्टॉक्स हैं आपके पास, हम्म। जो भी आप अपॉर्चुनिटी सेट है, आप उसको नॉर्मलाइज कर देते हो। क्या कहते हो कि भाई एचडीएफसी बैंक कैन ऑल्सो बी कंपेयर टू अ नेस्ले, कैन ऑल्सो बी कंपेयर टू अ वेदांता, कैन ऑल्सो बी कंपेयर टू समबडी एल्स, बिकॉज एवरीबडी इज नाउ हैविंग अ सीएजीआर, राइट। है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका कंपैरिजन अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस बिजनेसेस बिकम्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम्म। सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। मैं एक्चुअली नोट्स बना लिया। सर ये जो पीई है, जो हाँ हम आपने कहा कि 10 का पी तुम दे रहे हो 2 साल बाद, आज हाँ 15 का पी है, अल्टीमेटली घूम फिर के इसी में ही जजमेंट्स है। क्योंकि बिल्कुल। ईपीएस में तो कंपनी दे देती है, अर्निंग का गाइडेंस दे देती है, तो हम उसको बेस मान लेते हैं। इसको हाँ कैसे सॉल्व करें? कोई साइंस है जो ये बोल सकता है कि मोरलेस इतना ही मान के चलिए व्हाटएवर? देखिए, एक्चुअली मैंने वैसे पीई कहा, बट इसको आप डिफरेंट मल्टीपल्स यूज कर सकते हैं। जी। मतलब डिफरेंट मल्टीपल्स इन टर्म्स ऑफ, जैसे पीई है या फ्री कैश फ्लो है। कई लोग फ्री कैश फ्लो यूज करना चाहते हैं, कई जी। लोग एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा करना चाहते हैं। बट अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो भाई यदि पीई लेते हैं लेट्स से, तो हम्म। पीई में 15 ही क्यों लिया आपने, 10 क्यों नहीं लिया, 20 क्यों नहीं लिया, 40 क्यों नहीं लिया, है ना। दैट इज योर क्वेश्चन। जी। देखिए, मेरे हिसाब से पीई जो है इज नॉट ड्रिवन बाय वन फैक्टर। राइट। मल्टीपल फैक्टर्स ड्राइव पीई, है ना। वन फैक्टर इज द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। यदि ग्रोथ ज्यादा होगा तो उसको हम ज्यादा वैल्यूएशंस देने को तैयार हैं। क्यों? ओके। क्योंकि हमें वो ग्रोथ मिलेगी। तो यदि हम उसको 3 साल बाद और सोचेंगे, तो वो मान लो 26% ग्रोथ है, तो वो डबल हो गया अर्निंग्स, है ना। तो हम उसको जी। वैल्यूएशन मल्टीपल ज्यादा देने के लिए तैयार रहेंगे। तो एक वो फैक्टर आ जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है ग्रोथ। सेकेंड होता है कैपिटल एफिशिएंसी। भाई आप ग्रोथ तो कर लो, लेकिन आप बार बार डाइल्यूट करते रहोगे शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स को तो कोई पैसे नहीं मिले। वो हम्म। पैसे तो कहाँ गए? वो पैसे तो अल्टीमेटली कंपनी को चाहिए हैं ग्रोथ के लिए। हम्म। तो दैट ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू स्टिक टू द शेयर होल्डर्स। हम्म। तो कैपिटल एफिशिएंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड इज हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट द ग्रोथ। Is the business a good business where it is gaining market share, losing market share, right? And whether the capital efficiency जो आज है versus what it will be in the future also is going to be a factor. Is the capital efficiency improving over time? Is it deteriorating over time? Is the business becoming more of a dominating business in its sector? That हम्म। is very important. Hmm? Then the last, I mean, and there are many more factors, but the other one that I will say is how does the management handle the capital allocation, right? Are हम्म। they returning money? Are they keeping the money to themselves? What is the type of prospects that we see about company returning capital? हम्म। बिकॉज जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी होती है विवेक जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। हम्म। वो नंबर आप आरओई वगैरह में कैप्चर कर सकते हो, बट बिकॉज ये डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, देयरफॉर पीई इज अ जजमेंट टू योर पॉइंट, टू व्हाट यू आर सेइंग, है ना। वो जजमेंट लेकिन के लिए कुछ बड़े क्लियर इंडिकेटर्स होते हैं जो आप ले सकते हो। पर ये नहीं कह सकते कि भाई हम एक फॉर्मूले में डालेंगे तो हमेशा एक कंसिस्टेंट पीई आएगा, वो लेना। और वहीं पे क्वालिटेटिव जजमेंट आ जाता है। तो थोड़ा क्वांटिटेटिव है, थोड़ा क्वालिटेटिव है, एंड आई फुली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग ऑन दैट। परफेक्ट सर, परफेक्ट। सॉरी मैंने थोड़ा प्रिएम्प्ट कर लिया, क्या क्वेश्चन आप बताने वाले थे नहीं बाद नहीं, में, मैंने बिल्कुल पहले ठीक है, पूछ लिया। बिल्कुल। और एक्चुअली हाँ ना, सर। आप क्वेश्चन पूछोगे तो उससे क्या है कि आई कैन ऑल्सो आंसर इट, एंड यदि कवर हो गया तो हम उसको स्किप कर देंगे बिकॉज हमने कवर कर लिया, और नहीं ठीक है। हुआ होगा आई विल गो इन द डिटेल। सो प्लीज परफेक्ट। कीप आस्किंग क्वेश्चंस, है ना। परफेक्ट सर, परफेक्ट। सो देखिए, एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए, ये अगेन मेरी फिलॉसफी है नहीं, फ्रैंकली मैंने तो बफेट और मंगर से ही सीखी है मेन। तो हम हमेशा किसी ना किसी से सीखते हैं और फिर अपना ट्विस्ट लाते हैं उस पर। और वो ट्विस्ट जो होता है, वो ट्विस्ट इसलिए होता है बिकॉज यू आर इन डिफरेंट मार्केट्स, यू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली,
एंड दैट इज व्हाई द मार्केट इज देयर, क्योंकि बिजनेस सेम है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, क्यों? बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। Right. तो मेरे हिसाब से इंडिया में मैनेजमेंट क्वालिटी इज पैरामाउंट। यदि आप मैनेजमेंट को नहीं ट्रस्ट कर सकते, आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम्म। सीधी सी बात है। और मैंने काफी एक्सपीरियंस किया है इंडिया में कि क्या होता है कि बिजनेस इज अ गुड बिजनेस, हम्म। बट मैनेजमेंट जो है वो दे हैव हैड इनफ मनी, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड, राइट? दे आर सेइंग मेरा तो आराम से काम चल रहा है, मेरा भी काम चल रहा है, मेरे जो बच्चे हैं उनका भी काम चलेगा, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या उनको इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में। तो उस केस में क्या होता है कि इवन द बिजनेस माइट बी अ गुड बिजनेस, बट मैनेजमेंट क्योंकि मेहनत नहीं कर रहा है, आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। हम्म। एक और इशू जो इंडिया में होता है वो ये है कि इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क ऐसा है कि यदि मैनेजमेंट इज वर्किंग अगेंस्ट यू, अगेंस्ट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे कई बार यूएस में एक्टिविज्म होता है बहुत कि भाई यदि मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर रहा उनको हटा दो, किसी और को ले आओ। हम्म। इंडिया में वो कॉन्सेप्ट है नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ओन्स मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस। अब आप उनको कैसे हटाओगे, है ना? तो देयरफॉर मेरा जो अप्रोच है उसमें वो ये है कि यदि मैनेजमेंट आपको पसंद नहीं है फॉर वट एवर रीजन, जैसे हमने कहा कैपिटल एलोकेशन, इट कुड बी फॉर द ग्रोथ, इट कुड बी हाउ दे ट्रीट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, जो भी है, तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट मत करिए। एटलीस्ट मैं नहीं करता, बिकॉज ये जो एक डिक्टम है कि कांट डू अ गुड डील विद अ बैड मैनेजमेंट इज समथिंग दैट आई होल्ड डियरली। और उसके लिए अगेन मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं इज अ वेरी क्वालिटेटिव जजमेंट, हम्म। राइट? आप देखते हो हिस्ट्री में उन्होंने कैसे बिहेव किया है शेयर होल्डर्स के साथ, उन्होंने कैसे बिजनेस को ग्रो किया। अल्टीमेटली तो यदि बिजनेस ग्रो हो रहा है ओवर टाइम, देन ओवर टाइम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years 20 years, देन द मैनेजमेंट समवेयर इज causing that to happen apart from the business, है ना? तो मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। देखिए आज की डेट में इंडिया में मोर देन 5,000 स्टॉक्स हैं लिस्टेड, उसमें से मे बी 1,000 स्टॉक्स आर इन्वेस्टेबल इन टर्म्स ऑफ योर मार्केट कैप। लेट्स से यदि हम 1,000 टू 2,000, सबका अपना अपना होगा, किसी के 200 भी होंगे। अब आप उसमें देखिए कि ऑफ ऑल द वेरियस बिजनेसेस, कई बिजनेस ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से मेरे बहुत बिजनेसेस हैं जो मैं नहीं समझ पाता, तो मैं उनको उस तरह से अप्रोच करता हूँ कि ये बिजनेस तो मुझे समझ में आ नहीं रहा, राइट? दैट डजंट मीन आई विल नेवर spend time on it. I will try to improve my circle of competence. देखिए circle of competence again is a Buffett concept. बफेट ने हमेशा ये बोला अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहो। बफेट ने ये कभी नहीं बोला कि हाउ आई कैन ग्रो द सर्कल ऑफ या कॉम्पिटेंस। मुझे लगता है कि वो ग्रोइंग द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इज एज इंपॉर्टेंट या एज बीइंग इन सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। और उसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि उसने एप्पल में इन्वेस्ट किया व्हेन ही सेड ही डज नॉट इन्वेस्ट इन आईटी कंपनीज, है ना? तो as an investor, one of the key things we can all do is to grow our circle of competence. The way to grow is to keep researching things that you don't understand. But you should only invest in companies once you feel you have some understanding of the business. द सेकेंड थिंग आई विल ऑल्सो से इज कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होना शुरू होती है। एटलीस्ट मैं अपने लिए तो यही फाइंड करता हूँ। सही बात तो है। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नया बिजनेस है, नई इंडस्ट्री है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, उसको ऑब्जर्व करते रहो, सालों साल ऑब्जर्व करते रहो। देयर इज नो रीजन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। मैं एक एग्जांपल दूंगा। मुझे फार्मा एंड केमिकल्स आर टू इंडस्ट्रीज आई डोंट अंडरस्टैंड, हम्म। बट दैट डजंट प्रिवेंट मी फ्रॉम सेइंग यार अच्छा इसका भी देख लो क्या चल रहा है, उसका भी देख लो क्या चल रहा है। अल्टीमेटली आई कम बैक एंड से यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट दैट डजंट प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग इट, एंड आई हैव बीन एट इट फॉर एटलीस्ट अ फ्यू इयर्स, एंड आई थिंक इट माइट टेक अनदर डेकेड फॉर मी टू गेट देयर और मे बी नेवर, आई डोंट नो। बट ठीक है, बट जो चीज आपको समझ में आ रही है वहां पे आप अपना मेजोरिटी ऑफ द पैसा डालो, राइट? वहां पे आप अपने बेनिफिट्स लो, बिकॉज मार्केट में जो आपको समझ में आ रही है यदि आप वो करते हो यू विल डू वेल। सुपर। ठीक है, सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। जैसे मैंने बताया अपने फंड का नाम दूरदर्शी इज अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। तो ये हमारा एक कोर फिलॉसफी रही है, और इसमें मैंने स्टैनले ड्रकनमिलर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि देखो मार्केट में क्या होता है कि जो प्राइजेस होती हैं आज की डेट में, दैट ऑलरेडी रिफ्लेक्ट्स व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट फ्रॉम नाउ टिल 1 ईयर। मार्केट इज अ वेरी गुड डिस्काउंटिंग मशीन, है ना? तो वो क्या होता है कि वो फटाफट डिस्काउंट कर लेता है जो आने वाला है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आगे नहीं सोचता। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में मोर एंड मोर मार्केट इज बिकमिंग शॉर्ट साइटेड। तो वो फटाफट अगले 3 महीने में आपको कोई एडवांटेज नहीं मेरे हिसाब से, हाँ,
6 महीने में भी शायद ना हो, लेकिन यदि आप कुछ सालों की बात करने लगते हो तो यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग एडवांटेज। और इसीलिए मैंने वो जो अपना शुरू में जब अपना बता रहा था ओरिएंटेशन कैसा है, हम कुछ सालों का ही सोचते हैं, हम 10 साल का नहीं सोच पाते, बिकॉज फ्रेंकली मेरी उतनी इमेजिनेशन है नहीं, तो मैं उतना सोचना भी नहीं चाहता, और वो इमेजिनेशन ही होगी, वो रियलिटी शायद नहीं होगी। जी तो इसीलिए मैं उसको लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन को कुछ साल का हराइजन मान के चलता हूँ, और उसमें देखता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस होगा और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूँ। जी। विवेक जी, कोई क्वेश्चन था आपको? मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ। आपको अच्छा मेरे चेहरे से समझ आ गया इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है। अजीब जी, आपका एक्सपीरियंस इतना रिच है, इतने साल से आप कर रहे हैं, तो आपने क्या ये देखा है कि आपकी होल्डिंग पीरियड टिपिकली एक स्टॉक में रिड्यूस होती जा रही है? नहीं, एक्चुअली दैट इज, देखिए मैं जब अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था, मेरा एक्सपीरियंस अपने पोर्टफोलियो खुद का पोर्टफोलियो का ज्यादा है, हाँ। बट मैं उस समय अपना होल्डिंग पीरियड ट्रैक नहीं कर रहा था, विच कैन बी मेजर्ड थ्रू एनुअल टर्नओवर जैसे है अपना। जी जी। लेकिन मैं फंड का जब टर्नओवर देखता हूँ तो इट इज अराउंड 20%, तो इफेक्टिवली माई होल्डिंग पीरियड इज 5 years है, मैं अच्छा गिव और, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि नाउ माई होल्डिंग पीरियड इज लाइकली टू गो अप देन गो डाउन, अच्छा। उल्टा हो हिसाब से। उसका रीजन क्या है कि ओवर टाइम आपको कुछ बिजनेसेस ज्यादा अच्छी तरह समझ में आने लगते हैं, राइट। right? Because you have invested in them, you have invested in them, so you have that comfort, business से भी मैनेजमेंट से भी, तो you give that a little bit more slack कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी बिजनेस खराब हो गया, लेकिन मुझे पता है 1 साल बाद वापस आ जाएगा या 2 साल बाद वापस आ जाएगा, एंड therefore what can be going back to my expected return, क्या यहाँ से यदि बिजनेस की प्राइस नीचे आ गई है तो यहाँ से क्या आई कैन गेट गुड रिटर्न्स, है ना। ओके। Same thing, the hurdle for buying a new business goes up because आपकी understanding of the business is not that good, राइट है ना। राइट। तो therefore what I feel will happen, and we are trying very hard कि हम उसके ये ना कहें कि नहीं नहीं हमें तो बस 100 ही बिजनेस समझ में आते हैं, तो मैं कभी भी अपने आप को कंस्ट्रेन नहीं करता कि नहीं ये ऐसा है कि बाकी चीजें मत देखो, आई विल सी एवरीथिंग। बट कंफर्ट जो है, जो आपने किया है, जहां आपने ऑब्जर्व किया है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वो वहां पे कंफर्ट ज्यादा है, स्पेशली मैनेजमेंट कंफर्ट। बिजनेस तो आप फिर भी समझ लोगे, बिजनेस कंटिन्यूसली चेंजेस ऑल्सो, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस इज स्टार्टिंग, बट जो मैनेजमेंट का ओरिएंटेशन है दैट डजंट चेंज, वी आर हु वी आर, इट्स वेरी हार्ड फॉर मैनेजमेंट टू चेंज। कल वो खराब थे आज अच्छे हो गए, बहुत कम होता, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट चांसेस आर कि यू विल रिपीट हु यू आर, है ना। तो मैनेजमेंट का जो कंफर्ट है वो धीमे धीमे ही आएगा नए बिजनेसेस में। राइट। तो मैं इस पे ना एक तो एग्जांपल आपसे चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो द वर्ल्ड इज सो एआई ड्रिवन एंड डिस्रप्शन इज नाउ द गिवन थिंग इन आवर लाइफ, वी हैव एक्सेप्टेड इट। तो आप किस तरह के सेक्टर या थीम में जनरली इन्वेस्ट करते हैं, और वहां पे अगर डू यू थिंक अबाउट डिस्रप्शन इन दो सेक्टर्स और थीम्स? कोई भी एक एग्जांपल आप कोई सेक्टर का बताएं, स्टॉक का नहीं, कोई भी सेक्टर या थीम जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो, और वहां 5 साल का व्यू कैसे बना पा रहे हैं इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिस्रप्शन? हाँ, तो देखिए मैं अपने कुछ समय बाद आपको थोड़ी केस स्टडीज भी दूंगा जो प्राइमरली बैंकिंग एंड फाइनेंस से हैं, जी तो मैं उसी का आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए जी बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो हम पहले करते थे, जहां हम सारा कुछ आपको ब्रांचेस में होता था, वहां जाके फिजिकली बैठना पड़ता था, टू टुडेज बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड लेंडिंग, जहां सब कुछ ऐप बेस्ड होता है ना, द वर्ल्ड इज टर्न्ड अपसाइड डाउन इफ यू, राइट। बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, रेगुलेटरी डिस्ट्रप्शन है, जो आपके कोर होते थे वो हो सकता था क्रेडिट डिसीजनिंग हो, बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज आपका अदरवाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सो हाई। तो देखिए डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, बट डिस्ट्रप्शंस जो हो रहे हैं, क्या इनकम्बेंट्स उस डिस्ट्रप्शन का फायदा ले पाते हैं, या दे विल गेट डिस्ट्रप्टेड बिकॉज ऑफ दोस डिस्ट्रप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम राइट। हमेशा ये कहते हैं भाई एआई आ रहा है सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, हाँ। राइट, लेकिन एआई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? वो इनकम्बेंट्स ही होंगे, करेक्ट। दे आर विलिंग टू अडॉप्ट इट। ऑन हम्म। द अदर हैंड इफ दे रेजिस्ट और वो बोले कि नहीं नहीं हमें तो एआई से कोई मतलब नहीं है, हम तो जैसा करते थे वैसा करता रहेंगे, देन आई थिंक इट इज वेरी लाइकली दे विल गेट डिस्ट्रप्टेड, है ना। अब आप वही चीज को देखिए और कहो कि यार पिछले 5 साल में 10 साल में उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया है टेक्नोलॉजी को, राइट।
और यदि उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट और अडेप्ट किया उस टेक्नोलॉजी से, देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो करते रहेंगे। और देखिए इन चीजों में जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इसमें थोड़ा एक रेगुलेटरी हर्डल भी है, कोई भी एकदम से शुरू नहीं कर सकता, उनको आरबीआई परमिशन चाहिए, उनको प्रॉपर लाइसेंसेस चाहिए, थोड़ा सा वो कंट्रोल भी है। लाजे फेयर यदि आप देखिए टेक्नोलॉजी कंपनीज, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में दो technology players are many times valued very highly, they're very susceptible to disruption, है ना। Yeah. कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और उसने वो बिकॉज इट इज सो गुड, नाउ प्रीवियस टेक्नोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए पहले हम स्काइप वगैरह पे इतने करते थे, आजकल जूम एंड टीम्स आर द बिग वंस, है ना। तो दैट डिस्ट्रप्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, एंड देयरफॉर यू नीड टू नो कि भाई वो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा ससेप्टेबल है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वो ससेप्टेबल है, तो आपकी पोजीशन साइजिंग शुड रिफ्लेक्ट, है ना। तो ये मैं इनफैक्ट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड वन ऑफ द लर्निंग्स दैट आई हैव हैड इज कि देयर इज नो हार्म इन बाइंग थिंग्स व्हिच आर नॉट 100% क्लियर, बट देयर कुड बी अ बिग एसिमेट्रिक रिटर्न। कोई चीज 100 पे है, 1 रुपीज टुडे, इट कैन गो टू 10 और इट कैन गो टू 0, जी राइट, पॉसिबल। जी सपोज दैट इज द पे ऑफ योर थिंकिंग, है ना, कि भाई वो आइदर इट कैन डिसरप्ट और इट कैन बी डिसरप्टेड। उस केस में there is a possibility that you can take 10 such bets, right? Of 1 rupee each. And maybe that 10 becomes 50 for you. 5 of them succeed, 5 of them fail. But it's राइट far better than saying कि भाई वो 10 का मैंने 15 किया, है ना। राइट So this is an evolving process for me. This is a VC mindset, clearly. This is not something that I adopt. But I have also started feeling that that is an approach that can work, but in proper position sizing. समझ गए समझ गए। ये जो वर्ड है पोजीशन साइजिंग, ये जनरली ट्रेडर्स हम लोग के कम्युनिटी में ज्यादा यूज होता है, बट आई एम वेरी क्यूरियस कि आपने भी इसको यूज किया है कि जहां आपको डिस्ट्रप्शन की पॉसिबिलिटी जहां लगती है वहां पोजीशन साइजिंग कम कर लीजिए। दैट्स ग्रेट थॉट। Correct. हाँ। ठीक है सर। अच्छा, तो फिर द नेक्स्ट थिंग विच आई थिंक इज पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट अप्रोच is actually what we don't do. And I always say that what you don't do is as important as what you do. In fact, the पीछे का quote है कि what you don't know is more useful than being brilliant by Charlie Munger. And I think that is such an important quote from Munger. And Munger has had many such quotes. But what we don't do or what we ignore about the prevailing investment wisdom is as important. जी So first is volatility. I know कई traders will not agree to that, but हमारे mind में volatility is not risk. हमारे हिसाब से volatility is a source of opportunity. Why? Because volatility आती है तो prices ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं, obviously that is what volatility means. तो यदि हमें business समझ में आ रहा है और prices नीचे हैं तो हम खरीद सकते हैं, right? Now कितना खरीदते हैं, कितना कॉन्फिडेंस आप में, वो सारा इंडिविजुअल पे है। लेकिन वॉलेटिलिटी में यदि आपको बिजनेस समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि बिजनेस अभी भी अच्छा है, तो आप खरीदिए। और यदि उल्टा हो रहा है, ऊपर जा रही है, पॉजिटिव वॉलेटिलिटी, इट इज गुड फॉर यू, देन यू कैन सेल इफ यू फील इट इज फुली वैल्यूड। सो देयरफॉर वॉलेटिलिटी इज नॉट रिस्क। और हमारे हिसाब से तो हमारा जो रिटर्न्स आए हैं उसमें वॉलेटिलिटी हैज कंट्रीब्यूटेड टू दोस रिटर्न्स because it has enabled us to buy things at a good price. वाह Second thing, diversification. Again, this is the investment dogma. So volatility is कि भाई minimize volatility, है ना, sharp ratio कई लोग measure करते हैं। हमें लगता है volatility does not equate to risk. Risk is permanent loss of capital, clearly what Buffett has said. But permanent loss of capital is only known in hindsight. So therefore, the risk is if you don't know the business. That is the biggest risk, right? Volatility is not the risk. The second thing is diversification. So देखिए diversification में क्या है, हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि भाई जो चीज आपको समझ में आती है, जहां आपका बेस्ट रिटर्न्स आ रहे हैं, है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रेमवर्क जो हमने बोला है, वहां पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए। आपके पास कुछ ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जहां आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, है ना। तो यदि वहां पे आपको कुछ ऐसी पोजीशंस दिख रही हैं, ऐसी कंपनीज दिख रही हैं जहां आपको रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, वहां पे भी आप डाइवर्सिफाई करोगे तो फायदा क्या हुआ इस इनसाइट। तो आपको उन चीजों में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और हम तो अपना कॉन्सेंट्रेशन लिमिट काफी हाई रखते हैं, क्योंकि पॉइंट इज कुछ ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ओकेजनली, ज्यादातर तो आपको नहीं मिलती हैं। तो आप उस समय डाइवर्सिफाई करो जब आपको बहुत सारी छोटी छोटी
इतनी कंपेलिंग नहीं है, हाँ ठीक है, these are reasonable opportunities, then we diversify. But when we find compelling opportunities, then we concentrate. So that is our approach toward कितना investing. मैक्सिमम सर, कितना मैक्सिमम पोर्टफोलियो का कितना मैक्सिमम एक स्टॉक में जाते होंगे? हाँ, तो उसमें मैंने फंड के लिए कह रहा हूँ, मेरा इंडिविजुअल तो शायद और हायर भी हो सकता है। फंड के लिए मैंने बोला है कि हम 20% ऑफ द फंड हो जाएगा, तो उसके बाद हम ऐड नहीं करेंगे पोजीशन। अच्छा, 20% वैल्यू इन मार्क हाँ, टू मार्केट, लेटेस्ट वैल्यू। mark to market. We always do mark to market जब हम position sizing होते हैं, not at cost, because at cost doesn't make sense to us, और सर right? कॉस्ट आपका आपका खुद का निजी में? निजी में I have had occasions where it has gone to 40%. That is not to say कि हर समय हम 40 पे रहेंगे, अरे मैं ये ऑब्वियसली। 40 तक हम जाने देंगे उसको, जी 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 जी। है ना। और यदि वो और फंड में भी 20% के बाद हम पोजीशन लेंगे नहीं, लेकिन यदि पोजीशन इज रनिंग अप, लेट्स से, जी right, position for whatever reason the company is doing really well, then we will not allow the position to cross 30% of the fund. गॉट 30% होगा तो हम बेचना शुरू कर देंगे, no matter how good the position is, how good the company is, right? But we will not want to buy, or we will be very selective after 20% in terms of buying. But sometimes ऐसा होता है, बिजनेस का बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, वो भाग रहा है, अब आप उसको काटो, दिस इज कटिंग द फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स, वो वाली बात हो जाती है ना। तो सही हम बात। इनमें बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन this is again not something that people will talk too much about. So that is a very high level of concentration. जस्ट टू क्लैरिफाई, इस समय हमारी कोई भी पोजीशन 15% से ज्यादा नहीं है फंड में। मे बी 2 पोजीशंस हैं जो 10% से ज्यादा है, तो इन जनरल दैट कॉन्सेंट्रेशन इज ओकेजनल एंड स्पेसिफिक टू अ सिचुएशन। ऐसा नहीं कि हम उस पर हमेशा रहते हैं। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन इसमें, कैश, तो हाँ, यू बिलीव कि थोड़ा बहुत कैश रखना चाहिए, या यू आर मोस्टली 100% इन्वेस्टेड और जब चाहिए होता है तो एक बेच के दूसरा लेते हैं? नहीं तो हम हमेशा थोड़ा कैश रखते हैं, ओके बिकॉज क्या होता है कि ऑन अ डे टू डे बेसिस कभी भी मार्केट मूव हो सकता है। यदि आप बेचोगे और खरीदोगे, तो अनलाइक फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एफपीआईज को एक दिन का वेट करना पड़ता है। यस तो यस। बिकॉज ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली यू मे मिस अपॉर्चुनिटीज। तो हम हमेशा चाहते हैं कि थोड़ा कैश हमारे पास हो, ताकि हम जब अपॉर्चुनिटीज हो उसको और ले पाए, है ओके, ना। कैश कैन नेवर बी अपॉर्चुनिटी कॉल, कि मेरे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो मैं कैश में बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं, म्यूचुअल वो भी फंड के हम लिए करते कंपल्शन होता है हैं, ना कई बार। वेरी कंफर्टेबल विद दैट। सो जैसे मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रेमवर्क बताया ना अपना, हाँ तो हाँ। उसमें हमें कोई कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, तो हम कैश को इंक्रीज होने देंगे। अच्छा, गॉट इट गॉट कैश हमारा विल ग्रो इफ वी कैन नॉट फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज, एब्सोल्युटली। गॉट इट। कैश कॉल हम लेते हैं टाइम टू टाइम, एंड आई थिंक दैट वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यदि आप कैश कॉल लेते हो ना, तो जब ड्रॉडाउन आते हैं तो यू हैव मच मोर कॉन्फिडेंस इन डिप्लॉइंग कैश टू वर्क। नहीं तो क्या होता है, आपको यदि कुछ बेच के कुछ खरीदना है, एंड इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग कंपेलिंग टू सेल, देन यू कैन नॉट गो इनटू समथिंग कंपेलिंग टू बाय। गॉट इट। ठीक है। ठीक है। एक और चीज जो हम करते हैं वो है बेंचमार्क्स। हम्म। तो हम अपने आप को ये नहीं कहते हैं कि हमारा बेंचमार्क निफ्टी 50 है कि S&P 500 है। दैट इज आफ्टर द फैक्ट। हम ये कहते हैं कि भाई हमारा गोल है एब्सोल्यूट रिटर्न। ठीक है, हम एब्सोल्यूट रिटर्न दे रहे हैं, और यदि हम वो एब्सोल्यूट रिटर्न दे पाते हैं, तो हम अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली बेंचमार्क्स को एक्सीड करेंगे। पर हम अपने आप को, मतलब अवर इन्वेस्टर्स कैन कंपेयर टू द बेंचमार्क्स। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा इससे ओवर, हम इतना ओवर हैं इस बेंचमार्क से और इतना नीचे हैं, हम उस तरह का कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। हमारी पोजीशंस जो होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं बेंचमार्क से। देयरफॉर व्हाइल पीपल कैन यूज बेंचमार्क्स टू से व्हाट इज देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सपोज वो हमारे फंड में नहीं करते हैं, वो S&P 500 में करते हैं या MSCI इंडिया में करते हैं, तो दे कैन से अच्छा हमने यदि इसमें किया होता तो क्या रिटर्न आता, दैट इज फाइन फॉर देम। बट हम जब अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि MSCI इंडिया में क्या है और देयरफॉर हमारे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी दिख रही है, उस अपॉर्चुनिटी में हमारा कितना पैसा, हम उससे अपने आप को फोकस करते हैं उस पर। फेयर इनफ। और लास्टली मैंने AUM का बोला कि हम कभी भी AUM पे फोकस नहीं रखना चाहते हैं। ये नहीं है कि हमारा फंड इतना बड़ा हो गया तो हम बहुत खुश हैं, या फंड इतना नहीं छोटा है तो हम बहुत दुखी हैं, ऐसा नहीं है। हमारा गोल है कि हम अच्छे रिटर्न्स दें, और यदि हम अच्छे रिटर्न्स देंगे ओवर टाइम, शॉर्ट टर्म में तो हमें कुछ भी नहीं पता, बट ओवर टाइम यदि हम अच्छे रिटर्न्स देते हैं, तो हमारा AUM अपने आप बढ़ेगा। और नहीं बढ़ता तो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज फ्रैंकली हम चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर्स आए हमारे पास जो लॉन्ग टर्म रहें।
हमें इस एयूएम बढ़ा के टेकिंग इन्वेस्टर्स जो हमारी फिलॉसफी से अलाइन नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि वो एक मिस्टेक है हमारे लिए, स्पेशली जब मैं खुद ही फाइनेंशियली सिक्योर हूं और मुझे दूसरों के पैसे की जरूरत इसलिए है कि भाई मैं अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड कर पाऊं। और ये सारी फिलॉसफी मेरे हिसाब से मैंने बफेट से ही ली है, बिकॉज मैं यदि बफेट को देखूं कि उसने कैसे अपना वर्कशायर को रन किया या अपनी पार्टनरशिप को चलाया, तो ही was trying to ensure कि he brought people that he respects. And my view is कि यदि आप, और ये एक्चुअली एक अंडर, दिस इज नॉट समथिंग सब लोग समझते हैं कि आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे आपके फंड में, दे मेक अ वेरी बिग डिफरेंस टू व्हाट यू हैव एंड अप डूइंग, बिकॉज यदि वो इन्वेस्टर्स शेकअप हो जाते हैं जब मार्केट नीचे आता है, तो इट दे प्रिवेंट यू फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, एंड अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट गेट गुड रिटर्न्स। तो हैविंग द राइट इन्वेस्टर्स, जो मैंने यहां नहीं देखा है लेकिन दैट अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट्स इन एयूएम, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट वी डू। फेयर पॉइंट सर। लवली अच्छा। स्लाइड, मतलब काफी क्लैरिटी हो गया स्लाइड देख के। अच्छा, चलिए आगे चलें फिर विवेक जी। सर, यस सर। चलिए, अच्छा, तो अब मैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच, थोड़ी हमारी फिलॉसफी वगैरह कैसे हम करते हैं, क्यों करते हैं, अब क्यों करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, अब हम कैसे करते हैं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, श्योर। है ना। तो इसमें मैं आपको मेन पॉइंट ये कहूंगा कि देखिए, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट बिजनेस इज ऑल अबाउट रिसर्च। आप कंटिन्यूअसली कभी कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हैं, तो देयरफॉर आइडिया इन्वेस्टिगेशन इज एट द कोर। और यदि मैं अपना टाइम भी बोलूं तो मैं कहूंगा मैं 90% प्लस ऑफ माई टाइम गोज इन आइडिया इन्वेस्टिगेशन। तो ओके। जैसे कई बार बफेट ने कहा है कि यदि मैं इन्वेस्टर नहीं होता तो मैं क्या होता, मैं होता एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। दैट इज हिज फिलॉसफी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्यूटी है इन्वेस्टिंग की वो यही है कि यू आर अ इन्वेस्टिगेटिव एजेंट who is always investigating new ideas or existing ideas, but you're investigating, you're always looking कि ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, यू ऑलवेज टर्निंग ओवर द रॉक्स, फाइंड कर रहे हो कि यार कहाँ पे क्या छुपा हुआ है ना। तो वो आइडिया इन्वेस्टिगेशन इज अ कोर ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। अब जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले पॉइंट है कि आइडियाज आएंगे कहाँ से, तो आइडिया जनरेशन इज अ क्रिटिकल पार्ट। तो मैंने इसमें एक स्लाइड बनाई है, बट आई थिंक वी कैन कवर इट हियर। जी। देखिए, आइडिया जनरेशन कैन कम फ्रॉम एनी नंबर ऑफ सोर्सेस, राइट। मैं अभी विवेक जी से बात कर रहा हूँ, यदि विवेक जी मुझे कोई एक आइडिया बता दें कि यार अच्छा मैंने ये किया, नाउ डजंट मीन कि ही इज टेलिंग मी कि वो आइडिया है, बट ही इज सेइंग मैंने ये किया था। अब नाउ दैट विल स्टिक इन माय माइंड कि यार ये विवेक जी कह रहे हैं, हो सकता है दैट माइट बी समथिंग वर्थ लुकिंग एट। सो आप आइडिया कहीं से भी आए, आप उसको 1 मिनट लगाइए, देखिए उसको क्या है वो बिजनेस, 1 मिनट लगाइए बस। और उस 1 मिनट पे क्या, इज इट वर्थ स्पेंडिंग एनी मोर टाइम। एटलीस्ट आपने एक आइडिया लगा लिया क्या हो रहा है, दैट कुड बी अ सोर्स ऑफ आइडिया। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, एक फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, वो बताते हैं कि भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। देखिए, एक और चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी से बात करेंगे, ज्यादातर लोग अपने अच्छे आइडियाज ही बताएंगे, आइडियाज दैट हैव डन वेल, नॉट नेसेसरली बेस्ट आइडियाज नाउ, बट आइडियाज दैट हैव डन वेल। तो आपको ये याद रखना है कि एक बायस है सब में, मेरे में भी है, विवेक जी में भी है, सब में है, कि हम जो हमने अच्छा किया वही बताएंगे ज्यादातर लोगों को। तो उस समय क्या होता है कि वो आइडिया हैज ऑलरेडी प्लेड आउट टू सम एक्सटेंट। तो आपको ये कहना है कि यहाँ पे भले ही कोई भी बता रहा है, क्या वो आइडिया अभी भी कंपेलिंग है। बिकॉज आइडिया कंपेलिंग कब है, जब उसकी प्राइस अच्छी है, जैसे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रेमवर्क में देखा। अच्छी प्राइस मतलब लो प्राइस, है ना। तो लो प्राइस पे ज्यादातर लोग उस आइडिया के बारे में बोलेंगे नहीं, बिकॉज कोई सुनना नहीं चाहता, सीधी सी बात ये है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि ज्यादातर आइडियाज जो पीपल बताएंगे आपको वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, बिकॉज दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट आइडियाज दैट हैव परफॉर्म्ड वेल, एंड दोज आइडियाज दैट हैव परफॉर्म्ड वेल आर ऑलरेडी प्राइस्ड हाई। ठीक है, एक ये हो गया। तो आप किसी से बात करने से, इन्वेस्टर्स से, आप कॉन्फ्रेंसेज में, हम कई कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, वहां से बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। और आइडिया कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बट आइडिया डिस्कार्डिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। नहीं तो आप, तो आइडियाज तो आपके पास हजारों आ जाएंगे, आप कहीं से भी जाओगे कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। तो आपकी एबिलिटी टू फिल्टर देम क्विकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपने आइडिया जनरेट किया, क्विकली उसको फिल्टर करो। आपने फिल्टर कर लिया, अब आपके पास अ कोर सेट ऑफ आइडियाज आ गए, विच इज योर वॉच लिस्ट। ठीक है, तो दिस इज नाउ व्हाट यू हैव क्रिएटेड इज अ वॉच लिस्ट।
एंड उस वॉच लिस्ट में अब आप क्या करोगे, उन आइडियाज को अब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रेमवर्क जो मैंने पिछले बताया उसके बेसिस पे रैंक करना शुरू करोगे। ओके। रैंक क्या मतलब है, हाईएस्ट रिटर्न इज हाईएस्ट रैंकिंग, मतलब नंबर वन नंबर टू, एंड लोएस्ट रिटर्न इज लोएस्ट रैंकिंग, मींस व्हाटएवर एंड द लास्ट। ओके, सो नाउ यू हैव दिस लिस्ट ऑफ आइडियाज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, राइट, बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड योर कंफर्ट विद द मैनेजमेंट, जो हमने आपको सारी बातें बताई इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। अब आपने जब रैंक कर दिया, अब आप उस पर अपना रैंक करोगे, कंटिन्यूअसली काम करते रहोगे। और ऐसा मेरे साथ होता है वो ये नहीं है कि भाई मैंने आज कर लिया तो अब काम खत्म हो गया, वो तो वहां पे काम शुरू होता है। मतलब मैंने यदि उनके 2 साल के देखा है कि कैसा परफॉर्मेंस है, तो मैं जाऊंगा और फिर देखूंगा 10 साल पहले क्या परफॉर्मेंस था, मैनेजमेंट का क्या बिहेवियर रहा है। तो जितना आप पीछे जा सकते हैं, और बहुत ज्यादा भी जाने का फायदा नहीं है, मतलब 20 साल पहले का जाने का फायदा शायद इसलिए नहीं है क्योंकि मे बी द बिजनेस लुक्स डिफरेंट, बट यदि बिजनेस सेम है तो आप जितना ज्यादा पीछे जा सकते हैं, जितना ज्यादा मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, उतना आपको फायदा होगा। बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि मैनेजमेंट ने डिफरेंट टाइम फ्रेम में कैसे बिहेव किया। और मुझे ये लगता है कि जो बिहेवियर जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, कि ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट चेंज, जो आप हो आप वो वैसे रहोगे, सम वे और द अदर इट विल अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्ट इन द जी। बिहेवियर दैट यू विल। तो जितना आप उस मैनेजमेंट को समझ पाओगे उतना कंफर्ट आपके पास रहेगा। तो आपने आइडिया रैंक कर लिया। अब बेस्ड ऑन द आइडिया रैंक देन यू कम टू द आइडिया इंक्लूजन इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, तो आइडिया इंक्लूजन जितना अच्छी रैंकिंग है और जितनी कंपेलिंग है वो रैंकिंग वर्सेस द नेक्स्ट रैंकिंग, द मोर दैट पर्टिकुलर आइडिया शुड बी इन द पोर्टफोलियो, है ना। लेकिन यू हैव टू बैलेंस दैट विद द फैक्ट कि आपको मैनेजमेंट कंफर्ट है, आपको बिजनेस कंफर्ट है, एंड आपको पोजीशन कंफर्ट भी होना चाहिए। देखिए पोजीशन कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम्म। मैंने बोला कि भाई आप 20% भी ले सकते हो, 30% भी ले सकते हो, बट दैट टाइप ऑफ पोजिशन आई विल ओनली हैव वंस आई हैव ओन्ड दैट कंपनी और आई हैव ट्रैक्ड दैट कंपनी फॉर मेनी इयर्स, है ना। आज मैंने देखा कल मैंने 20% ले लिया, ऐसे नहीं होगा। एटलीस्ट आई विल नॉट डू दैट बिकॉज मेरे को कंफर्ट नहीं है। और एक चीज जो मैं बार बार देखता हूं जहां लोग गलती करते हैं वो ये है कि वो किसी और का आइडिया लेके उसको अपना आइडिया बना लेते हैं। आपको अपना आइडिया खुद बनाना है। दैट मीन्स कि आप किसी और से आइडिया ले सकते हो, लेकिन उसको जब तक वो आपका खुद का आइडिया ना बन जाए, मतलब आप उसको इनग्रेन ना कर लो, समझ ना लो अच्छी तरह से, तब तक वो आपका आइडिया है नहीं, जब तक वो किसी और का ही आइडिया है ना। और जब वो आपका आइडिया बन जाता है तब उसमें आपका कंफर्ट आ जाता है। और वन वे ऑफ नोइंग कि आपका कंफर्ट है, एक आप थॉट एक्सपेरिमेंट करिए। थॉट एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि आप कहो कि ये आइडिया आज मान लो इसकी प्राइस 100 है, ठीक है, कल को इसकी प्राइस 80 हो गई, क्या मैं ये स्टॉक खरीदूंगा या बेचूंगा? हम्म। ठीक है, यदि आप कहते हो यार 80 हो गई और मुझे श्योर नहीं है कि मैं खरीदूंगा कि बेचूंगा, ओके, देन यू डोंट हैव एनी कन्विक्शन इन दैट, राइट। हम्म। राइट, यदि आज 100 है एक स्टॉक की प्राइस और आप कह रहे हो कि 80 पे भी अब आप श्योर नहीं हो, तो 100 पे आप कैसे श्योर हो सकते हो? बात सही है ना। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग या व्हाट इफ, है ना। तो आप व्हाट इफ एनालिसिस करिए कोई भी आइडिया का, कि मैंने ले तो लिया आज, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ले लो आप। अब आप और इंक्रीमेंटल आपको खरीदना है तो आप थोड़ा सा ये थॉट एक्सपेरिमेंट कर लीजिए अपने लिए, हम्म। है ना। यदि आप 80 पे अब आप तैयार हैं खरीदने को, तो 100 पे भी खरीद सकते हो आप थोड़ा और, है ना। सो दैट इज द व्हाट इफ एनालिसिस। A lot of our time then goes into position maintenance. Position maintenance is the most time consuming thing because ज्यादातर आइडियाज हमने या तो देखे हुए हैं, देख के डिस्कार्ड कर दिए हैं, या वॉच लिस्ट पे हैं। और वॉच लिस्ट हो चाहे पोजीशन हो हमारे फंड में, पोजीशन मेंटेनेंस इज ऑल अबाउट सेइंग कि उस बिजनेस में क्या एवोल्यूशन हो रहा है ना। दिस डजंट मीन कि हम बाय सेल कर रहे हैं, बाय सेल तो हम हार्डली करते हैं, बहुत ही इनफ्रीक्वेंट होता है, और कभी भी होता भी है तो ग्रेजुअल करते हैं। बट इन जनरल पोजीशन मेंटेनेंस इज अबाउट learning more about the business, about the management, about the competitors, and what is happening in that ecosystem of the business. ठीक है ना। तो जितना आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे ऑन व्हाट इज हैपनिंग विद द बिजनेस, द मोर कंफर्टेबल यू विल बी इन सेइंग इज इट अ गुड पोजीशन टू होल्ड और बाय और सेल। और एज ए सेड, टिपिकली जब हम खरीदते हैं तो हम काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहते हैं, मतलब क्या कि बहुत अच्छा रिटर्न होना चाहिए। देयरफॉर यदि हमारा असेसमेंट भी गलत हो तो बहुत अच्छी रिटर्न की जगह मीडियोकर रिटर्न होगा। चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज रेयर, स्पेशली इन कंपनीज दैट वी वांट टू बाय।
मतलब our analysis can be wrong and we will be wrong, there is no question. लेकिन यदि हम थोड़ा बहुत गलत होंगे, यदि हम कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट हैव लॉसेस, ठीक है ना? सो दैट इज अवर अप्रोच. पोजीशन सेलिंग हम कब करते हैं? जब हमारे पास कैश हमें चाहिए हो. तो यदि हमें कैश रेज करना है बिकॉज हमारे पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, तो हम पोजीशन सेलिंग करते हैं. दूसरा रीजन हम पोजीशन सेलिंग करते हैं इफ द होल्डिंग दैट वी हैव हैज वेरी लो एक्सपेक्टेड रिटर्न. बिकॉज अगेन हर चीज एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रेमवर्क से ड्राइव होती है ना, खरीदने की भी. क्योंकि कई बार मैं सुनता हूँ लोगों से, वो कहते हैं यार हम खरीद तो लेते हैं, बेचें कब, राइट? एंड बेचना इज वेरी हार्ड, राइट? बिकॉज विवेक जी, आपने क्वेश्चन शुरू में ही पूछा था कि यार प्राइस अर्निंग्स 10 होना चाहिए कि 20 होना चाहिए कि 40 होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करें? और रियलिटी ये है कि मार्केट में कोई भी स्टॉक जो मोमेंटम में आता है वो चलता जाता है, वो प्राइस टू अर्निंग्स कोई देखना भूल जाता है. एवरीबॉडी सेइंग यार ये ऊपर जा रहा है तो अभी ऊपर जाता रहेगा, है ना? तो that portion where it is in a momentum or it has just been going up and up because there are some information that you're not aware of, उस केस में आपको एटलीस्ट जो हमारा अप्रोच होता है वो ये आता है कि आप ग्रेजुअली बेचना शुरू करो, एकदम से कुछ मत बेचो यदि आप अनकंफर्टेबल हो. एंड अगेन उस केस में ये थॉट एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो हेल्पफुल कि आपने मान लो बेच दिया, एंड यदि इफ इट गोज 20% अप, will you be disappointed, right? And then decide how much you want to sell. So the what if analysis जो हमने डिस्कस किया helps both in buying and in selling. बिकॉज आप उसमें क्या कर रहे हो कि आप सोच रहे हो, एक सिनेरियो सोच रहे हो और कह रहे हो इसमें क्या करेंगे, है ना? तो दैट हेल्प यू असेस व्हाट यू शुड डू नाउ. तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है. पर विवेक जी बताइए, आपके कोई यदि क्वेश्चंस हैं इसमें तो. बहुत क्रिस्टल क्लियर है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत ही रेपुटेड बिजनेस स्कूल में दो इलेक्टिव का कोर्स कर रहा हूँ और आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं। दिस इज रियली गुड। आपने कभी ट्राई किया सर बिजनेस स्कूल में पढ़ाने का ये सब्जेक्ट? यार मैंने एक्चुअली विवेक जी, मैंने आई टीच एवरी ईयर एट IIM लखनऊ ओ। investment course. So they call me. There is a professor there. He does a value investing course, and he wants to call practitioners to his class. और तो मैं 3 घंटे की क्लास, टिपिकली 3 घंटे की क्लास लेता हूँ टू द स्टूडेंट्स. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वो स्टूडेंट्स जो होते हैं, वेरी फ्यू ऑफ देम हैव इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग. They या। are there because the professor has asked them to come. But नहीं, I'm always open यार, यदि if there are opportunities to talk about it, because देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको यदि बता रहा हूँ तो मैं खुद भी सीख रहा हूँ. जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि the person who learns the most when you teach is the person who is teaching. एब्सोल्युटली है ना? एब्सोल्युटली। क्योंकि जब मैं आपको समझाता हूँ वही चीज मैं अपने आप में इंग्रेन कर रहा हूँ. मैं आपको अपने आप को ये रियलाइज कर रहा हूँ यार ये फॉलो करना चाहिए. हाँ, मतलब मैं ये फॉलो करता हूँ, बट वी आर ऑल ह्यूमंस. हाँ, 90% फॉलो करता हूँ, 10% नहीं करता हूँ. कैन आई मेक इट 95%, 5%? कैन आई मेक इट 99%, 1%? तो दैट इज द गोल कि आपको. और मुझे ऐसा लगता है कि we have learned, I have learned so much from Buffett and Munger. I need to pay it forward, right? And the way to pay it forward is by teaching it. Because जैसे मैं कह रहा था, जब मैं 80s में था, 90s में था, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था यार, है ना? आप किसी से बात करो और आपके नेटवर्क में कितने लोग होते हैं जिसको कुछ मतलब इस एरिया में इंटरेस्ट होगा एंड हैव एक्सपर्टीज, है ना? So it is only in the early 2000s when I realized Buffett and Munger, and they had no reason to disclose it, but they did. And so I think we owe, all of us owe to the community to give it back. है ना? So I'm very happy to teach. यदि आपको कुछ ऐसा लगता होगा, very happy to talk about it. एब्सोल्युटली। आई एम श्योर मेरे वीडियोस कुछ प्रोफेसर्स भी देखते हैं अलग अलग बिजनेस स्कूल्स के, तो आई रिक्वेस्ट देम कि भैया फायदा उठाइए, यहाँ पर मिल रहा है तो ले लीजिए। अच्छा। चलिए, सो अब हम केस स्टडी पे चलते हैं, क्योंकि ये तो हमने कवर कर दिया. एक्चुअली आई वांट टू जस्ट क्विकली गो थ्रू रिस्क मैनेजमेंट बिकॉज श्योर दिस इज द श्योर। इम्पोर्टेंट स्लाइड एंड आई थिंक इट इज going to be helpful to people who are trying to learn this. तो देखिए, रिस्क मैनेजमेंट इन माय माइंड इन्वेस्टिंग में बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है, राइट? तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ चेकलिस्ट. यू कैन use it as a checklist, you can use some aspects of it, or you can add your own, right? But I'm just giving you a few aspects. One is, आपको किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचना है क्या मुझे वो बिजनेस समझ में आता है. यदि आपको नहीं समझ में आता है, then because you are a part owner in that business, how can you invest if you don't understand it? So you should not invest if you don't understand the business. That's the first thing.
Second thing is you should always look at the past track record of the company and the management to tell you how the company has behaved in the past. Very important because, as I said, hamara behavior continues in a similar manner. So past track record tells you a lot about the business and the management. Now, business will evolve, management evolves less often, but they also evolve. Third, you need to see if the management incentive is aligned with that of the shareholder. Very important. यदि मैनेजमेंट बेनिफिट करता है, यदि बिजनेस अच्छा करेगा तो आप भी बेनिफिट करोगे. यदि मैनेजमेंट नहीं बेनिफिट करता है तो दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन नेसेसरली वर्किंग वेरी हार्ड एक्सेप्ट फॉर सेविंग देयर जॉब. दैट इज द गोल कि भाई कैसे हम अपना जॉब बचा के रखें, नॉट नेसेसरली ग्रो द बिजनेस, राइट? And that is a problem that I see a lot in the US market because US these are all professional managers. They don't own a lot of the company. So they don't have, and that's why, companies give them ESOPs and all that good stuff. But that I don't think is a proper alignment in my mind. Okay. The fourth thing, conservative capital structure. There is a tendency to say, maximize karo debt to equity, use debt which is the lower cost of capital and have the minimum equity. Problem with that is when things go bad, the business may not survive, right? So the survival is the critical element, and therefore having a conservative capital structure. And now that we have had COVID, we can go back and say, kya ye business COVID mein survive karta? When you are looking at it, and if it cannot survive, then should I be investing now? And what if another COVID shows up, right? एक और है प्री-मॉर्टम. प्री-मॉर्टम मीन्स कि आप इन्वेस्ट करने से पहले कहो कि यार ये बिजनेस मैं 100 पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 50 हो गया. ये 50 क्यों हुआ? What exactly caused it to become 50? The price of the share to fall to 50? And how likely it is that those factors will manifest in this business or in this particular stock, right? So that is the pre-mortem. Then compelling valuation we talked about, because the higher or the lower the valuation, better the returns, and this is expected return framework. And lastly, we talked about position sizing. कि यदि आपको conviction नहीं है, छोटी position से काम करो. As the conviction increases, as your experience increases, increase the position if the returns are good. So this is the checklist. Use it as you deem appropriate. ठीक है? अब मैं केस स्टडी पे चलता हूँ. तो मैं आपको यहाँ पे 2 केस स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूँ. ये केस स्टडीज मैंने पहले भी SumZero पे प्रेजेंट की हुई हैं, तो दिस इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन. मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि ये थोड़ा बिजनेस के बारे में बताऊंगा और हमारा एक्सपीरियंस बताऊंगा. एक केस स्टडी डिड वेल फॉर अस, अनदर केस स्टडी डिड नॉट डू वेल फॉर अस, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द वन व्हिच डिड नॉट डू वेल फॉर अस. ठीक है. सो मनप्पुरम फाइनेंस जो है ये लेंडिंग बिजनेस है. मैंने इसको SumZero पे मई 2021 में प्रेजेंट किया था. It is a non-banking financial company which has multiple lines of business for lending. So gold lending करते हैं ये, and that was the main business. And then they added new businesses like microfinance, vehicle finance, home finance, and MSME finance. ठीक है. So these are the new businesses that they added, and they have continuously grown different businesses. When we initially presented, it had high capital adequacy. Going back to my checklist that I was just talking about, it had a decent amount of capital adequacy, which basically means how much more loans they could give. And they haven't had any dilution for a long period, like 6-7 years से उनका कोई dilution नहीं था. Reasonable growth, which we will see. And management, in this case, VP Nandakumar, who has been running Manappuram for a very long time, had created tremendous value. It was at one point the top 50 or 100 stock in terms of the value created for the shareholders in percentage return. So they had created a lot of value, and we thought, the management is a good management, good track record, and a lot of value creation. Okay, and they were and still are catering to the unbanked customers with a long runway, right? So in India, there is a huge bottom of the pyramid customers जिनके पास banking opportunity नहीं है, and typically Manappuram will cater to those customers. So जब हमने देखा था उस समय, again valuation was reasonable because valuation is a very critical element. मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई normalized P 8 times था, price to book 2x था, और return on capital, return on equity was 15% and above. ठीक है. तो काफी अच्छा return on capital था, valuations काफी reasonable थे. Okay. एंड विद जो रिटर्न ऑन कैपिटल मैंने आपको बोला. ठीक है. तो दिस इज द सेटअप जब हमने देखा था, और इसलिए हमने इसको प्रेजेंट किया था क्योंकि हमें लगा ये रीजनेबल है. तो अब इसको ये देख लेते हैं कि कैसा रहा परफॉर्मेंस. सो हमने इसको मई 2021 में प्रेजेंट किया था 160 पे. As of the weekend, November 22nd, it was at 152. So
effectively in the last 3.5 years it has given us 0 or -5 total return. So basically no returns, है ना? Correct. थोड़ा बहुत dividend मिला है, but dividend hardly covers the losses. So now let's look at what went wrong here. First thing you will notice that the business is highly volatile, right? The stock price has moved up and down like a yo-yo, right? So that is one thing that we find happens with the lending business. Lending businesses are much more volatile, and therefore many investors shy away from lending business because वो कहते हैं यार हमें समझ में नहीं आता, अब वो नीचे गिर गया तो हम क्या करेंगे, है ना? तो इस केस में आप देखेंगे जैसे it fell down, we might have added, but I have not shown all that here, but irrespective. Now इसमें अब हम कहेंगे कि भाई ठीक है पीछे बढ़ा था फिर ये वापस नीचे क्यों गिर गया? तो one of the issues why it has not done well for us is recently there has been a regulatory action on Manappuram where the MFI business, which is Ashirwad, is currently not able to originate any new loans. तो बिकॉज ऑफ दैट आरबीआई हैज सेड कि भाई तुम बहुत ज्यादा कॉस्ट पे लोन दे रहे थे एमएफआई कस्टमर को, तो वी वांट यू टू टेक अ लुक एट द प्रोसेस एंड फिक्स इट. So therefore, right now, Manappuram is not able to give any loans in the MFI business. Or MFI में जो भी gold loan भी करते थे वो भी they have stopped. So that is why the stock has fallen dramatically. We think it will have challenges. That is what my expectation is. In the short term, there will be challenges because जब तक वो regulatory issue address नहीं होता, it will be hard to know what will happen, right? Because or in the interim, by the way, MFI as a sector is going through a turmoil right now. MFI में बहुत ज्यादा stress है, there is too much of leverage, and there are many customers. And MFI business, which is microfinance business, is a uncollateralized business, which means what? कि उनके पास कोई भी collateral नहीं होता है for taking the loan. So effectively, if the customer defaults, you don't have any asset that you can take over from the customer. So therefore, मुझे ऐसा लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में इसमें हेडविंड है which will continue till the regulatory action goes away. लॉन्ग टर्म में क्या होगा? A little difficult to say. मतलब मेरा ओपिनियन है कि the business has generated a lot of value over time. Management has been there for 20 plus, 30 plus years, so they should do all right. But how long it will take, I don't know. And so this is not a recommendation, but to say that surprises will come from time to time. And if you have bought at a reasonable value, hopefully you will not have losses, but you may not have any gains also. Right? So there's a huge opportunity loss with this particular example. And as I said, sometimes things work in your favor, sometimes they go against you. Here it went against us, and we underestimated the risk of Manappuram giving out loans at high cost to the customer. So this, how do you approach this, say, situation as if you invested your own capital and you invested other people's capital? ये दोनों सिचुएशन में आपके अप्रोच अलग होंगे? मतलब खुद का होगा तो क्या आप बेच देंगे और कहीं और चले जाएंगे बिकॉज अल्टीमेटली यू आर फ्रीइंग योर मनी विच कैन बी डिप्लॉयड इन सम अदर, या किसी और का मैनेज कर रहे हैं तो आप शायद वो करेंगे कि एक बार बेच के मैं कहीं और चला जाऊंगा. यू विल नॉट डू दैट. So our approach is जैसे हम फंड का मैनेज करते हैं is very similar to how I manage mine. Okay. ठीक है. So there is no difference in the approach. And so what we will do here, हम हमेशा क्या करते हैं कि at any given price we are seeing from here what is our expected return. अच्छा. तो मैंने अपना expected return framework बोला. अच्छा. ठीक है ना? तो it doesn't matter मैंने कितने पे खरीदा because that is irrelevant. That is in the past. It doesn't matter. Right? आपको ये देखना है आज की डेट में, आज की प्राइस में what is my expected return from here. आज की डेट में, आज की प्राइस में, और again, I am not underwriting for the next 6 months. Very important. I am underwriting for the next few years. Do I think that the regulatory issue will get addressed? I think yes. Okay, got it. Right? And therefore, do I think a reasonable return? Now, see, the problem is once you have a regulatory issue, then it will take some time for the business to recover. There is no question around it. Right? So, मुझे ऐसा लगता है कि ये regulatory issue has जो मेरी वैल्यू आज होनी चाहिए थी, अब वो शायद उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद होगी. Right? So you have lost time, a few years possibly, right? But what you have to say is, given the price and given what my expectation is, यदि मेरा returns reasonable है यहाँ पे, तो I don't want to sell. What is the advantage of selling? Because आपको तो हर समय आप कुछ भी लोगे, आज की प्राइस पे ही लोगे ना. तो even your existing holding, you should think from a today's price.
मुझे कॉस्ट एक हम लोग सीए में पढ़ाई किए थे, कॉस्टिंग, उसके अंदर में एक टॉपिक थी जीरो बेस्ड बजटिंग। मुझे तब याद आ गई वो कॉन्सेप्ट, एकदम यही था कि अभी जीरो बेस से चालू करो, पुराना बैगेज मत कैरी करो। लवली करेक्ट, सर। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, सो एनी अदर क्वेश्चंस विवेक जी, नहीं या नहीं आगे सर, चलें? नहीं नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। Acha. So the second case study is Ujjivan. This also happens to be a MFI only microfinance. So it's interesting that I picked two case studies, both finance and possibly both getting impacted by microfinance. But I think that's good. So this actually illustrates a slightly different concept, and that's why I put it. Which is that it was a special situation when we presented on Sum Zero in December of 2021. Okay. What was the special situation? That Ujjivan Financial Services Limited was a holding company of Ujjivan Small Finance Bank. Okay. ओके ओके And at that point, they had already announced a reverse merger where Ujjivan Financial Services Limited shareholders will get 11.5 shares of Ujjivan Small Finance Bank. ओके Okay, for every one share of Ujjivan Finance Services Limited. तो उस समय की प्राइस पे he could have bought effectively the small finance bank share at 11.5 per share when the market price was 19 per share. ओके Okay. So therefore, we were buying at a significant discount to what the market was valuing the bank shares at. The problem, of course, was that we did not know how long it will take for us to get those underlying shares. ओके Because reverse merger का उन्होंने announce कर दिया था, but the whole process had to go through, and our assumption was that it will take 1 to 2 years. ठीक है. ओके But because we knew that the management on both the bank side and the holding company side was similar, both of them were rooting to have the reverse merger. तो ये नहीं था, मतलब probability risk always was there because the company needed RBI approval and company needed NCLT approval and all of that good stuff. But it was obvious कि मैनेजमेंट का फोकस यही है कि भाई हम रिवर्स मर्ज करते हैं, दो एंटिटी ना रखें, तो वो वाला मैनेजमेंट इंटेंशन में कोई इशू नहीं था. ठीक है. उसके अलावा जो बैंकिंग बिजनेस था उज्जीवन का, इट ऑल्सो हैड अगेन गोइंग बैक स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडुकेसी एंड गुड इकोनॉमिक्स. सो देखिए, वो मैंने आपको उसमें भी बोला था अपनी चेकलिस्ट में कि हमें उस वाले में कोई इशू नहीं था कि भाई इसके पास इनफ कैपिटल है कि. ठीक है, तो वो कैपिटल था. और बिजनेस ऑल्सो, द अंडरलाइन बिजनेस ऑफ द बैंक वाज अ गुड बिजनेस. ठीक है. मैनेजमेंट हैड गुड पेडिग्री एंड स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड. तो उन्होंने 2005 में शुरू किया था उज्जीवन समित घोष ने, एंड ही वाज स्टिल इन्वॉल्व इन द बिजनेस इन वेरियस फॉर्म्स. ठीक है. And it was catering to the bottom of the pyramid. Again, bottom of the pyramid, I think, is a great long runway story in India. And we felt this business is also catering to that. Again, good valuation. So आप देखिए, इसमें normalized price to earnings जब हमने खरीदा था 5 to 7 times था. उस समय जब हमने खरीदा था, उस समय because of COVID, the business was really suffering. ठीक है. तो क्या होता है, बिकॉज अगेन कोविड में सारे बिजनेसेस शट हो गए थे, तो स्पेशली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के जो कस्टमर थे उनका सारा बिजनेस ही चौपट हो गया था. तो अ लॉट ऑफ द लोन्स वर नॉट गेटिंग पेड बैक, एंड देयरफॉर द जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वर वेरी हाई. ठीक है. और सो हमने कहा यार, एक आध साल 2 साल आगे का देखेंगे तो ये इट इज नॉर्मलाइज्ड प्राइस टू अर्निंग्स इज वेरी रीजनेबल, एंड इट वाज आल्सो प्राइस टू बुक वाज वेरी रीजनेबल. व्हाट हैपेंड? So we invested, or when I posted on SumZero, the price was 132. By end of December 2023, it became 565. So it was almost a 300% return in 2 years. Okay, 4x. Now, what has happened this year? It has come down to 43%. So now the reason why I have two different charts is because the first chart is of Ujjivan Financial Services Limited, which is a holding company. In 2024, the holding company got merged with the bank. So now I don't have a chart for the holding companies. Therefore, I'm showing you the bank. That's why two different charts. And you can see that in 2024, the price of the bank has fallen almost 43%. But even after that, we have done like a 179% return in 3 years. We are happy with that. Again, doesn't mean anything about what will happen in the future, but it is an illustration that what you end up buying and when you end up buying makes a difference in terms of what your returns are, even for the same business, as we all know, right? So that is what the case study here is. So are you still holding this stock? Yes, so we own both Manappuram and Ujjivan. We are still holding both. Again, the very same analysis that I said, which is given current price, what do we think can happen in the next few years? So even if the stock goes down by 20% or 50% from here,
you are still okay with it because your assessment of future still suggests you to keep on buying it. So I should clarify that we may not be actively buying either of Okay. Manappuram or Ujjivan. I should just clarify that we do own some of it. We might have bought or sold, but we still own it. That's my only point that I'm making, because I don't want to make a recommendation to your viewers कि हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, and then therefore they should do That is something. absolutely correct. Yeah, that is हाँ, हाँ. absolutely correct. Yeah. So, but we definitely own both the stocks still. Okay, so it's a very important disclaimer. But anyways, I mean, So we are clearly biased. हाँ. okay. Vivek ji. But I'm very, very thankful to you that you did talk about the fact that you didn't make money in Manappuram, and which gives a एक वो क्या होता है, एक कैरेक्टर असेसमेंट भी होता है ना, कि आपने पहले अपना फेलियर की बात की, उसके बाद आप जो इसमें पैसा बनाया उसकी बात आपने की. सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट बोथ दीज examples, and many more examples I'm sure you will have. But Yeah. unfortunately, समय की there's a limitation of what we can discuss from a compliance perspective as well. Plus, obviously, there's a limitation of time. But Rajiv sir, बहुत मजा आया. Really, really enjoyed. As I said, it was as if a teacher is teaching me, and lot of things I know, very honestly. But it was such a brilliant revision of everything which I know. And I've noted a lot of points. I'll love to share with you the pointers which I've noted. As a good student, I've noted a lot of things, and I'm going to pick some of them in my investing journey as well. Thank you so much, Rajiv sir. बहुत मजा किया, बहुत enjoy किया मैंने भी, विवेक जी, and I think what you're doing is fantastic. Keep doing it, and absolutely very happy to participate in your program and contribute to what you are doing. Thank you so much. Thank you so much. And looking forward, someday I'll meet you as well, hopefully, and we'll continue Absolutely. the discussion from here. बिल्कुल. Thank you. All right. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.